Brought to you by रजनीगंधा। रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ तमाम सहयोगी हैं। बिहार तक के मंच कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार चुनाव के बीच आज मंच पर हमारे साथ खास मेहमान हैं, राजनीतिक विश्लेषक और समाजवादी विचारधारा के पैरोकार लक्ष्मण यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया आपका। बिहार होकर आए हैं, किस तरफ का चुनावी माहौल आपको नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया बिहार तक का। चुनाव में माहौल तो पता चलेगा 14 नवंबर को ही कि परिणाम क्या आता है, लेकिन बिहार का चुनाव कुछ बदलाव वाला लग रहा है। ये 2020 की तरह का नहीं है और बहुत हद तक जो देखने को मिल रहा है कि बिहार में मुद्दे का चयन हो, रैलियों का फॉर्मेट हो या बिहार के लोगों की राय हो, अलग अलग दावे हों, उन सब से ऐसा लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन का एज है। अब वो कितना है ये कहना मुश्किल है। एज इस मायने में है क्योंकि मुद्दों के नैरेटिव के लिहाज से महागठबंधन ने अपना नैरेटिव सेट किया है और एनडीए खेमे की तरफ से अभी वैसा कोई नैरेटिव बन नहीं पाया है एक्सेप्ट जंगल राज। तो उसका जवाब भी मोकामा की घटना से मिला। तो इस लिहाज से भी कहें तो नैरेटिव महागठबंधन के पास है। बाकी देखेंगे 14 नवंबर को क्या आता है। तो 2020 में जो मुद्दे थे उससे अलग आप इस चुनाव को कहां देखते हैं? इसी कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, सुनवाई, कार्रवाई, ये तमाम तेजस्वी यादव वादे करते रहे। अच्छा चुनाव लड़ा, बड़ी पार्टी बनकर उभरे, चूक गए, 12,000 वोटों का वो फासला गिनाते हैं। इस बार वो स्पार्क दिख रहा है आपको तेजस्वी यादव में? मुझे लग रहा है उससे बेहतर स्पार्क है। उस समय वो पहली बार था और उस समय भी पढ़ाई कमाई, दवाई, सिंचाई वाला नैरेटिव बना भी था। ठीक बात है कि बहुत कम वोटों से रह गए। उसके बाद एसआईआर बीच में हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार का चुनाव वहाँ की जनता लड़ रही है और महागठबंधन ने या तेजस्वी ने अपने उस नारे को, जो 20 का नारा था, उसको बदला नहीं। पॉइंट 1, आज भी वो ही नारा लगा रहे, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई। दूसरा ये कि उन्होंने उसमें और कुछ मुद्दे जोड़ दिए और वो मुद्दे ऐसे हैं जिसमें नौकरी का सवाल सबसे अहम है और उसके लिए उन्हें पृष्ठभूमि मिल गई अपने 17 महीने के सरकार की। तो वो 17 महीने की सरकार का फ़ायदा नीतीश कुमार को मिला न मिला, लेकिन नौकरी बांटने के लिए नौकरी मैन बन करके तेजस्वी आए तो आज उन्होंने उसका उपयोग किया है कि भाई अगर 17 महीने में हमने लगभग 4 लाख नौकरी दे दी, तो अब वो ये कह रहे हैं कि 20 महीने हमें दे दो काम करने का, हम हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। ये जैसे ही नौकरी का मुद्दा आता है वो बियॉन्ड द कास्ट, रिलीजन और कैंडिडेट ओरिएंटेड इलेक्शन बनने की बजाय फिर वो नैरेटिव में बन गया कि यार ये इतना करके दिखाया इसने, इसमें नौकरी को मुद्दा बना दिया। एनडीए खेमे ने 10,000 रुपये महिलाओं को भेजे, जो एक बड़ा असर था, क्योंकि आप महाराष्ट्र को याद करिए, फिर आप मध्य प्रदेश देखिए, इन बातों ने बहुत गहरा असर पैदा किया था। लेकिन उसमें भी इन्होंने कहा कि हम 2,500 रुपये हर महीने देंगे। तो इसका असर ये हुआ कि वो तो एक बार दे रहे हैं और वो भी लोन की तरह है। इस तरह से डिबेट हो रही है। तो तेजस्वी के पास मुद्दे हैं, ढेर सारे मुद्दे हैं और हेलीकॉप्टर एक है। बीजेपी और एनडीए कुनबे के पास हेलीकॉप्टर कई दर्जन है, मुद्दे नहीं है। ये मैं वहाँ देख के आ रहा हूँ। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और लगातार रैली कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा, जिस तरह से स्पार्क की जो मैं बात कर रहा था, जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में उतरे, उस समय तेजस्वी और राहुल गांधी की जो जुगलबंदी दिखी, वो बीच के दिनों में सीट शेयरिंग के दौरान उसमें कमी आई। लोगों ने कहा कि महागठबंधन का धड़ा कई धड़ाओं में बटा हुआ है, कृष्णा लवरू पे आरोप भी लगे। तो इन सब वजहों से महागठबंधन की रफ्तार धीमी पड़ी क्या? एक फेज होता है, मतलब एक नेचुरल गठबंधन जैसा कुछ होता है, तो हर जगह कुछ ना कुछ झगड़े होते हैं। जो लोग सत्ता में होते हैं उनके झगड़े बाहर नहीं आ पाते, 1 घंटे में खत्म हो जाता? प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कुछ मिनट में खत्म हो जाती है, वैसे नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं एनडीए में नॉट ऑल इज हाँ, नॉट वेल। हाँ। फ्लाइट में बैठते, दिल्ली आते हैं, कहते हैं सब कुछ पहुंचते ही तो सत्ता के पास बहुत कुछ होता है देने के लिए। उन्होंने कहा तुम ऐसे मान जाओ तो अच्छा तुमको ये कर देंगे, तुम नहीं मानोगे,
इस तरह के कई तरीके होते हैं, तो सत्ता मना लेती है। विपक्ष के लिए हमेशा मुश्किल होता है। विपक्ष में हर दल की अपनी ज़रूरतें, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और उनके पास देने लेने के लिए कुछ बहुत होता नहीं। ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये एक फेज़ था, लेकिन अब वो फेज़ फिलहाल कहीं बहस में नहीं है। वो एक दौर था जो निकल गया। चुनाव प्रचार में जैसे ही महागठबंधन गया, अब देखेंगे आप कि वो एक एकजुटता दिखाई दे रही है। कई बार साझा रैलियां हो रही हैं, कई बार अलग से भी हो रही हैं, और वो अपने मुद्दे पर चुनाव लड़के नैरेटिव को बदल के यहाँ तक ले आ चुका है। टिकट किसको मिला किसको नहीं मिला, आप इससे गौर करिए कि तेजस्वी अपने भाषण में जब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलना है, तो ये चुनाव विधायक चुनने का अब रहा नहीं। अगर विधायक चुनने का होता तो टिकट वितरण एक बड़ा मुद्दा अभी भी रहता, जिसको नहीं मिला है वो हराता या कुछ ऐसा करता। अगर ये पूरा नैरेटिव बन रहा है कि 5 साल इनको मौका मिले, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अब उस तरह से है नहीं जैसे वो 20 साल में रहे, तो उनका जो सिंपैथाइजर वोट है वो बीजेपी का नेचुरल वोटर नहीं है, वो नीतीश कुमार का वोटर है। अब की वो ये देख रहा है कि यार ये तो सीएम फेस घोषित नहीं कर रहे और उन्हीं के लोगों से कह रहे हैं कि ये बनेगा नहीं। और दूसरी तरफ महागठबंधन के पास प्लस क्या हुआ, पहले 5 दलों का गठबंधन था 20 में, इस बार 2 दल जुड़े, और वो 2 कौन से दल हैं ये थोड़ा इसको अभी दिल्ली वाले सर्किल में लोग कम समझ रहे हैं। हमने ज़मीन पर देखा कि आईपी गुप्ता, तांती तत्वा पान समाज, लगभग 24-25 लाख वोट है पूरे बिहार में, और वो एक मुश्त जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आईपी गुप्ता ने अपनी एक पहचान बनाई है और अपनी गठबंधन में जाने से वो कर रहे हैं। मुकेश सहनी जो पिछली बार एनडीए खेमे में थे, और सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करके इन्होंने और एक मास्टर स्ट्रोक चला कि अब सहनी को लगता है कि यार वहाँ जाके तो कुछ मिला नहीं, पार्टी चली गई, यहाँ डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो अति पिछड़ा वोटर डिसाइड करेगा, और अति पिछड़ा वोटर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाए जाने से नाराज भी है, और उसका एक खेमा इधर जुड़ा भी है। अमीश सर भी सवाल लेंगे, रजत भाई भी सवाल लेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि बिहार घूम कर आए हैं आप, वोट चोरी का मुद्दा जो लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, बिहार में यात्रा भी हुई, अब तो ब्राजील के मॉडल की एंट्री भी हो गई, इसमें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया है। गंभीर सवाल है ये, बिहार में ये जमीनी स्तर पर आपको दिखा क्या? मैं खुद उस जमुई जिले में गया था पिछले दिनों जब मेरा जाना हुआ, और वहाँ वो लोग मिले भी, उन्होंने कहा कि मेरे गांव से वोट काट दिए गए हैं, और उसका एक सबूत आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। उसी जमुई जिले से कुछ लोग राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद आए थे और उन्होंने बताया भी कि हमारे वोट कटे हुए हैं। ये एक ज़मीनी हकीकत तो है, पॉलिटिकल इशू की तरह से वो अभी नहीं है, वो कहीं नहीं है। सीधे 2 नैरेटिव हैं, एक तरफ जंगल राज बीजेपी चाह रही है, कट्टा छर्रा दुनाली, मोदी जी एकदम पूरा लगे हुए हैं। आप कोई भी भाषण उनका नहीं देखेंगे गुजरात में इस तरह बोलते हुए, लेकिन वो एकदम बिहार के लोग भी भूल गए थे, कट्टा छर्रा दुनाली एकदम राइम के साथ बना हुआ है मोदी जी का। अमित शाह जी कहते हैं कि भाई जमीन नहीं है इसलिए फैक्ट्री नहीं होगी, ये तो गाँव गाँव जा रहा है। तो इशू बेस्ड इलेक्शन हो गया है, जो वोटर लिस्ट में हैं। और कल भी तेजस्वी जी ने एक जगह भाषण में देते हुए कहा कि देखो भाई, ये बीजेपी वाले जनता के बीच अगर हारेंगे तो चुनाव के दिन या चुनाव के बाद कुछ अगर करेंगे तो सजग रहना, अपनी मोबाइल को ही अपना कैमरा बना लेना, और इससे सजग रह करके कोई धांधली मत होने देना। अगर ये नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि जो मुद्दे महागठबंधन के हैं उनसे जितना वोटर है वो भी बड़ा फैसला लेने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है अभी बीच चुनाव में एसआईआर पर बात करने का। नहीं, लक्ष्मण भाई, आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि ये चुनाव विधायक चुनने का नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री चुनने का हो रहा है। तेजस्वी यादव ने ये मैसेज देने की कोशिश की है, और जो लगातार सर्वे हम लोगों ने देखा, अब तो चुनाव की घड़ी आ गई वोटिंग की, तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार से काफ़ी आगे रहे। सी वोटर के हर महीने के सर्वे में हमने ये पाया, जो भी लेटेस्ट सर्वे आया, तेजस्वी यादव का अप्रूवल रेटिंग 30 से ऊपर ही रहा करीब, और वो नीतीश कुमार काफ़ी पीछे रहे। तो इस मामले में तो वो चुनाव पूर्व एक बढ़त पर है। मेरा सवाल एक दूसरा है, ये कोर वोटर, जाति का गणित, महिला वोटर, ये सब तो हम लोगों ने बात कर लिया। लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये दोनों लोग जेनजी और यूथ को एड्रेस कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं नीलोत्पल मृणाल, उन्होंने गाना लिखा कि हिसाब करेंगे हम, यूथ जो है अब की हिसाब करेगा बूथ पर। बिहार में क्या यूथ जाति तोड़कर वोट देता नज़र आपको आ रहा है? ये जो जेनजी जो नौकरी का वादा तेजस्वी यादव ने किया है, विपक्ष यानी उनका जो विरोधी दल है एनडीए, उनको ये घेर रहा है कि दोगे कहाँ से इतनी नौकरी। हालांकि ये अलग बात है कि एनडीए भी 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है, लेकिन क्या यूथ इस बात को मान रहा है कि तेजस्वी यादव नौकरी मैन हैं, जो 18 महीने की सरकार में उन्होंने नौकरी दी 4 लाख? क्या यूथ तक ये बात है कि तेजस्वी आएंगे तो हमें ये नौकरी दे पाएंगे जो वादा किया उन्होंने?
बिल्कुल सही सवाल है कि नौकरी का मुद्दा कितना बन पाया है। एक बात ये है कि बीजेपी या एनडीए अगर ये सवाल पूछता है, इसका जवाब अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा दिया कि भाई एनडीए वाले कहते हैं कि नौकरी देगा कहाँ से, कैसे देगा, क्योंकि उन्होंने तो कभी दी नहीं, तो उनके पास ना कोई रोड मैप है, ना उनके एजेंडे में नौकरी है, तो उनको पता भी नहीं है कि कैसे दी जाती है। बिहार के लोगों को, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने के अपने काम को अपना एक बेस बनाया है, बहुत डिप्लोमेटिक और बहुत पॉलिटिकल सेंस के साथ। उन्होंने कहा कि मुझे आधा पावर मिले थी, वो डिप्टी सीएम थे, सीएम थे भी नहीं, और ऐसे में उन्होंने कहा कि जब हमने वहाँ पर नौकरी देने का शुरुआत की, तो नीतीश जी तो एक समय कहा करते थे कहाँ से ले आएगा नौकरी, अपने बाप के यहाँ से ले आएगा, जेल से पैसा लाएगा क्या। और आयरनी देखिए कि वही तेजस्वी जब उनके साथ अलायंस में होते हैं, तो अब तक पिछले 20 साल में बिहार में पहली बार 1,67,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए एक बार में। उसके बाद कुल मिला के नौकरी 4 से 5 लाख, 2.5 से 3 लाख नौकरी ऑन द प्रोसेस उसका शुरू कर दिया गया। ये चीज वो दिखाती है ना कि हाँ, ये विजन रखता है ये व्यक्ति। और जैसे ही वो गठबंधन टूटा, फिर कुछ कुछ नौकरियां ही मिली, उसके बाद पेपर लीक ही सबसे बड़ा मुद्दा आ गया। गर्दनी बाग पटना की वो जगह है जहां पर केवल आंदोलन ही चल रहा है, उसके बाद नौजवानों पर इतने लाठी चार्ज हुए हैं, पेपर लीक नहीं रुका, लेकिन लाठी चार्ज होता रहा, वो भी नहीं रुका। ये चीजें बिहार भूला नहीं, और खासकर बिहार का यूथ। एक तो ये बात, तेजस्वी की कोशिश ये है कि इसीलिए बिहार का चुनाव जातियों के गठजोड़ पर या इस तरह की चीजों पर न जा करके एजेंडा बेस्ड हो, और उनके पास जो काम है वो उसको दिखा रहे हैं। बिहार के यूथ को अल्टीमेटली नौकरी तो चाहिए ना, और ये उसके साथ एक चीज क्लब करिए। तेजस्वी का नारा है कि फैक्ट्री देंगे गुजरात में और विक्ट्री लेंगे बिहार में। फिर अमित शाह के बयान को उससे जोड़िए कि बिहार में जमीन कम है, ये लोग तो अपना बेटा बेटी को सेट करना चाहता है, ये भाषा है उनकी। तो फिर लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार के बेटा बेटी कहाँ जाएंगे। अब जय शाह की तरह, जय शाह जैसे मनरेगा में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं जय शाह, वो क्योंकि अमित शाह ने बिल्कुल परिवारवाद नहीं किया। बिहार के लोग अपने बेटा बेटी को तो नौकरी चाह रहे हैं। मेरा मानना है कि इसीलिए नौकरी आज की तारीख में महागठबंधन की तरफ से पहला नारा है, सबसे बड़ा नारा है, और इस नारे ने जातियों की बेड़ियों को तोड़ा है। और एक आखिरी बात, आप कैंपेन का स्ट्रक्चर देखिए, एक दिन में ट्रैक्टर बना दिया उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को, 17-18 रैलियां, हालांकि अभी पिछली बार वाला रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए, उस बार 19 थी 2020 में तेजस्वी की। लेकिन इस बार तेजस्वी ने क्या किया है, कोई कुर्ता पजामा नहीं, टी शर्ट, और टी शर्ट में बहुत ऊर्जा के साथ एक मौका। और मेरे पास विजन डॉक्यूमेंट है तेजस्वी प्रण, अति पिछड़ा का अलग डॉक्यूमेंट है, महिलाओं के लिए अलग प्लान है, युवाओं के लिए अलग प्लान है। तो आप देखेंगे कि विजनरी लीडर कोशिश कर रहा है कि एक मौका दो। मुझे लग रहा है ये काम करेगा। बिहार एनडीए के पास इसकी काट नहीं है, वहां मौका मांगने वाला कोई है ही नहीं। नीतीश जी कहीं नहीं रहे कहीं कि मुझे मौका दो, रोड शो में वो शो ही नहीं हुए, उनकी जगह ललन सिंह आ गए, और वही ललन सिंह आ गए जो कह रहे हैं कि विधायक दल बैठ कर। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की आप बात हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, तेजस्वी प्रण को जनता कितना स्वीकार करेगी ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। मैं आता हूँ ये दूसरे एक अहम बिंदु पर, जिससे नीतीश कुमार भी जुड़े हुए हैं और बिहार की महिला भी जुड़ी हुई है, क्योंकि 10,000 की स्कीम है। और बिहार में आप तो घूमे ही हैं, आप पूर्वांचल के हैं, बिहार आपके लिए कोई अलग धरती तो थी नहीं क्या जहाँ से आप घूम के आए, अपनी ही धरती है। 10,000 की कीमत है, आज भी बिहार में 10,000 की बड़ी कीमत है। और 10,000 जब खाते में पड़ा है, बिहार का रोचक आंकड़ा ये बताता है कि 100 वोट पड़ता है तो 55 महिलाओं का पड़ता है, 45 पुरुषों का पड़ता है। इसलिए क्योंकि विस्थापित हो गए हैं पुरुष शहरों में, महानगरों में, तो जाके वोट नहीं डाल पाते हैं। तेजस्वी ने अपील की कि छठ में आए हैं तो रुक जाइए, आपके लिए रोजगार का प्रबंध हम यहीं करेंगे, तो आपको रुक के वोट करना पड़ेगा। अब कितने लोग रुके हैं ये भी देखना है। मेरा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से कैश उन्होंने बांटा है, क्या महिला वोटर उसी तरीके से इंटैक्ट हैं जैसे 2010, 15 और 20 में हम लोगों ने देखा कि नीतीश को एक अपर एज महिलाओं वोटर्स के बीच में मिला? क्योंकि इस बार केवल नीतीश का वो 10,000 नहीं है, तेजस्वी का 30,000 का वादा भी और डेट भी दे दी है कि मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपये ले लीजिए। क्या महिलाएं 10,000 रुपये लेकर नीतीश को वोट करने जा रही हैं, या उनके अंदर अब ये एक दुविधा तो जरूर आ गई है कि इसको 10,000 को 30,000 में कन्वर्ट क्यों ना करा लें? बिल्कुल बहुत ज़रूरी सवाल है। अब नीतीश कुमार को हम लोग भी इसलिए भी पसंद करते रहे हैं कि महिलाएं नीतीश कुमार को कुछ मुद्दों की वजह से बहुत प्राथमिकता पे रखती थी कि ये नेता अच्छा है।
जिसमें शराबबंदी है, उसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, लेकिन शराबबंदी ने महिलाओं के भीतर एक सिंपैथी पैदा की। शराबबंदी तो हमारे कैमरे पर, हमारे सहयोगियों के कैमरे पर जनता बोतल दिखा रही है। हाँ, वो तो शराबबंदी खैर का हाल ये है। बीजेपी के और एनडीए के जेडीयू के नेता भी कहते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक दौर था जब इन मुद्दों की वजह से महिलाएं नीतीश कुमार को पसंद करती थी कि ये अच्छा है। दूसरा, उन्होंने साइकिल बांटी थी लड़कियों को। आप बिहार की गलियों में जब जाते, जैसे एक ज़माने में लालू यादव की बात थी, लालू यादव ने ये तेवर दिया कि जब वोट ही नहीं डालने देते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूं कि एक जगह है बिहार में, मियाँपुर कांड अगर आपने सुना होगा, उसके बगल में एक गांव था सागरपुर, और शायद मई जून का महीना रहा होगा, साल 2000, सन 2000, और पहली बार दलित पिछड़े गाँव के लोग ये कहते हैं कि मुझे उस बूथ पर जाकर वोट डालेंगे। बहुत हुआ, अब तक वोट ही नहीं कभी डालते थे। चुनाव हर बार होता था, कोई ना कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीतता भी था, वोट ही नहीं डालते थे वो। और जब पहली बार सागरपुर गांव, आप गूगल करिएगा, चैट जीपीटी से पूछे बता देगा, 8 लोगों का ऑन द रिकॉर्ड है कि वो मारे गए। उसमें यादव हैं, पासवान है, दुसाद है, 17 घायल हुए। तो ये जो था, ये लालू यादव की देन थी, जिससे उनका एक बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ। वो कहते हैं ना, स्वर्ग नहीं दिया, स्वर दिया, और आत्मविश्वास दिया, मानसिक गुलामी से आज़ादी दी। नीतीश कुमार ने दूसरा काम किया। नीतीश कुमार ने लड़कियां साइकिल लेकर जब पढ़ने जाया करती थी, तो वो नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। बाकी सड़कें और ये सब तो मैं बहुत विकास मानता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार का सुशासन बाबू मीडिया का गुडी बॉय था जब बीजेपी के वो साथ थे। जैसे ही बीजेपी से नीतीश जी अलग होते थे, बीजेपी वाले डीएनए पूछ लेते थे। तो नीतीश जी का सुशासन तो अलग डिबेट है। इस बार 2 चीजें हैं, नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं, इसे ही लेकर संदेह है। उन महिलाओं को, और अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जितने पुरुष वहां राजनीतिक रूप से सजग हैं, सचेत हैं, उसे कम बहुत महिलाएं नहीं हैं। बहुत अगर ऐसा नहीं होता, आपकी बात को मैं इको कर रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो महिला वोटर समूह कैसे बनता है? एग्जैक्टली, इसलिए महिलाओं की अपनी एक राजनीतिक समझ है, तो वो समझ ये भी देख रही है कि नीतीश को मौका नहीं देने वाले। एक बात। दूसरी बात ये कि इस 10,000 रुपए का ढांचा आपने देखा होगा, तेजस्वी ने इसको बहुत अच्छे से काउंटर किया कि आप उस कैबिनेट नोट को पढ़िए, वो जैसे लग रहा है कि लोन की तरह एक उधार दिया गया पैसा है। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ किया कि वो एक बार में दे दिया गया, लिया नहीं जाएगा। हाँ, ये साफ किया है। अमित शाह जी ने भी कुछ साफ किया था, जिससे बाद में साफ और करने की जरूरत आई। लेकिन ठीक है, एक बार में 10,000, 20 साल में पहली बार, चलिए कोई बात नहीं, आ गया। महिलाएं इससे हो सकती हैं कि अच्छा अगली बार मौका दे दें, तो हो सकता है हर बार आएगा। लेकिन इसकी काट क्या है? तेजस्वी ने इन चीज़ों को कैसे काउंटर किया? उन्होंने कहा कि हम 2,500 रुपए हर महीने देने वाले हैं, और उसको ही आपने कहा ना कि 14 जनवरी को जब देंगे तो 1 साल का इकट्ठे देंगे, प्लस 5 लाख रुपए बिना ब्याज के उद्यम पैदा करने के लिए, 2,500 रुपए हर महीने। उसके बाद महिलाओं को अधिकार देने के लिए जीविका दीदी, जो जीविका सीएम करके वहां होती हैं, उनकी सैलरी 30,000 करना, संविदा कर्मियों को परमानेंट करना, महिलाओं के तमाम इश्यूज को एक साथ क्लब करके वो इसी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये देखा जाएगा कि वो 10,000 भारी पड़ा या 30,000 भारी पड़ा, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मैं बिहार गया तो मुझे एक महिला का एक क्लिप मुझे मिली, मैं वहीं से इसका जवाब सोचता हूँ। एक महिला ने कहा कि 10,000 दिए हैं, मन करे तो वापस ले लें, हमको ये उधार वाला नहीं चाहिए, हम वोटवा वहीं देंगे जहां हमको देना है। वो लालटेन की समर्थक थी, तो उन्होंने उसका नाम लिया। तो बहुत सजग है राजनीतिक रूप से बिहार। मुझे लगता है कि कोई बहुत वेग भरोसे या 10,000 एक बार में आ गया है, इससे बहुत ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। एक सवाल और लेके मैं रजत को देता हूं सवाल पूछने के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष एक मिसिंग है चर्चा में। केवल ये चर्चा ना ऐसी बन गई, हमारी चर्चा नहीं, जो बिहार की सियासी चर्चा, तेजस्वी नीतीश। दूसरी एक अहम बात है भाई, नीतीश कुमार और के सहयोगी दल भी तो हैं, चिराग पासवान हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। इन लोगों पर कोई बात नहीं कर रहा है, ना ये कोई एनडीए इस तरीके से नज़र आ रहा हो कि नीतीश कुमार सबकी सभाओं को एकदम इतना ज़्यादा प्रचार कर रहे हो कि वो सब लग रहा हो कि सबके लिए इक्वल चल रहा है प्रचार, या मोदी जी सबके लिए प्रचार करने उतरे हों, या चिराग पासवान सबके नज़र आ रहे हों। ऐसा है नहीं। मेरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार को तो चलिए मान लीजिए एक एडवांटेज है महिला वोटर्स का, इनके सहयोगी कैसा करते आपको नजर आ रहे हैं? और यही सवाल महागठबंधन की तरफ से भी एड्रेस करिएगा, क्योंकि महागठबंधन में भी तेजस्वी अकेले नहीं है, लेफ्ट मोर्चा है और कांग्रेस है।
क्या ये जो बीजेपी ने एक चर्चा बिहार में है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को लेकर एक व्यूह रचना की, चिराग की सीटें बढ़वाई गई, एक दबाव राजनीतिक डाला गया नीतीश कुमार के ऊपर कि माइनस नीतीश भी कुछ सोचा जा सकता है और जेडीयू के अंदर भी शिवसेना वाला प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या ये जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, इनका क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? और यही सवाल महागठबंधन को लेकर, फिर रजत के सवाल पर। बहुत जरूरी पक्ष है, क्योंकि अब महागठबंधन की स्थिति देखिए, बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा है? सम्राट चौधरी। अब वो खुद ही कोई कहता है बीजेपी की पी टीम, अखिलेश यादव ने उनको पी टीम कह दिया। तो खैर उन्होंने इतना, मैं हैरान हूँ इस बात को देख करके कि अचानक से एग्रेसिव कैंपेन जो पीके का था वो क्यों चुप हो गया। तो बिहार में अंडर करंट ये हो कि उससे बीजेपी को नुकसान ज़्यादा हो रहा था, इसलिए उनसे कहा गया कि पैसा लग गया है तो अपना रोड शो करते रहो, भीड़ उड़ दिखाओ, बोलो नहीं ज़्यादा। लेकिन जितना उन्होंने सम्राट चौधरी के लिए बोल दिया वो उनके लिए भारी पड़ गया, एक बात। तो बीजेपी के पास दूसरा कोई चेहरा उस तरह बचा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि सम्राट चौधरी कुछ सेकंड में अपनी बात कह के चले जाते हैं। तो बीजेपी अभी भी मोदी जी के चेहरे पर वही कट्टा छर्रा लेकर गई है। नीतीश जी की यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि संजय झा और बाकी लोग कहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब ललन सिंह ने कह दिया कि विधायक दल की बैठक होगी तब तक, जबकि 20 में कोई विधायक दल की बैठक के इंतजार में नहीं था। ये मुश्किल नीतीश जी के यहाँ है। तो वो उस पार्टी में क्योस है। संजय झा बीजेपी से भेजे गए व्यक्ति हैं जिनके ऊपर विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी हाईजैक कर चुकी है नीतीश कुमार को। सीट बंटवारा में उनका चला नहीं। मीडिया में तो ये खबर है ना कि भाई जब संजय झा ये लिस्ट लेके पहुंचे तो कहे बड़ा भाई बराबर का कैसे हो गया, और कुछ अपनी सीटें ऐसी थी जो चिराग पासवान को दे दी गई। तो वहीं से ये बिसात राजनीति की सबको समझ में आ गई कि बीजेपी अगला एकनाथ शिंदे नीतीश जी को बनाने वाली है। हालांकि नीतीश जी ने बीच में कुछ कसमसाहट की तो चीजें बदली। अब आते हैं बाकी 3 सहयोगियों पर। पहले छोटे वाले से शुरू करते हैं। जीतन राम मांझी ने टिकट किसको दिया? बिना परिवारवाद के। मोदी जी अमित शाह जी के बिना सहमति के टिकट दिया होगा क्या? कोई अपने बहू को दे रहा है, कोई दामाद को दे रहा है, कोई पत्नी को दे रहा है। और ये उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन दोनों की स्थिति इसलिए खराब हो गई। अब मुश्किल ये है कि अगर आपको परिवार में ही टिकट देना था तो उन सीटों पर होगा क्या, और वो कोई बहुत प्लस करेंगे, मुश्किल है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा वोटर एक समय में बीजेपी ने या नीतीश जी ने लव कुश वाला सेगमेंट चलाया था, तो वो उनकी तरफ था। कुशवाहा उस तरह अपील करते नहीं हैं। इस बार आप गौर करेंगे तो आरजेडी की तरफ से ज़्यादा कुशवाहा को, और इवन लेफ्ट को जोड़ लें, माले, इन लोगों ने कुशवाहा वोट को ज़्यादा टिकट दिया है, और इसका असर पड़ेगा। तो आप कुशवाहा जी को माइनस कर लीजिए, उनका कुछ बहुत चलेगा नहीं। दूसरा, मांझी जी का अपना ही परिवार संभल जाए। चिराग पासवान के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कई टिकट ऐसे लोगों को दिए हैं जिनका जीतना मुश्किल है, और वो खुद अपने कैंपेन में जा रहे हैं। तो वो बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हैं। बीजेपी को जब जरूरत पड़ेगी ना एकनाथ शिंदे बनाने की नीतीश जी को, तो चिराग पासवान उसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिए बिहार में अंदर अंदर चर्चा है कि जहां जहां चिराग लड़ रहे हैं 2020 भूलना नहीं है। और नीतीश कुमार के अपने वो लोग, संजय झा टाइप के लोग नहीं, वो लोग कहते हैं कि यहां तो हम इनको सबक सिखाएंगे। तो महागठबंधन अपने सहयोगी दलों के आपसी साजिश से बचा हुआ है फिलहाल तक, जो एनडीए नहीं बचा है। महागठबंधन में सबसे मजबूती ये है कि मुकेश सहनी के वोटर को भी पता है कि मुकेश सहनी इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन गए और वहां गए, यहां डिप्टी सीएम और 25 सीटें मांग रहे थे, वहां 11 सीटें और कुछ भी नहीं, 4 जीते। चारों को बीजेपी ने खरीद लिया, वो पार्टी तोड़ दी। तो सहनी वोटर पूरी तरह से इंटैक्ट होकर के डिप्टी सीएम वाले एक उम्मीद पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो महागठबंधन में ये प्लस हो रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन में आईपी गुप्ता को, जो हमने कहा, आईपी गुप्ता को अभी दिल्ली वाले सर्किल में फिर से कह रहा हूं, मैंने जाके देखा, गजब का एक जन नेता नया बना है। वो आगे कहां जाएगा नहीं पता। आज वो महागठबंधन की एक बड़ी ताकत बन गया है। पिछले चुनाव में जो भूमिका माले ने निभाई थी, हालांकि आईपी गुप्ता केवल 3 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यूं ही नहीं, तेजस्वी पहले दिन से उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बिठाए हुए, ट्रैक्टर में। तो वो महागठबंधन की तरफ से प्लस है, सहनी और ये। तो तांती तत्वा पान समाज हो या सहनी समाज हो, मल्लाहों का वो। तीसरा, अति पिछड़ा संकल्प पत्र अलग से घोषित किया है महागठबंधन ने, जिसमें उन्होंने कहा जैसे SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट था, क्योंकि ये बीजेपी फैलाती है कि यादव ही तो मारता है, तो अति पिछड़ा को मारेगा, नीतीश कुमार बचाते थे। तो इसकी काट इन्होंने, तेजस्वी ने अपने भाषणों में कहा कि वो मेरे परिवार का भी अगर कोई अपराध करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि वो अति पिछड़ा और दलित समाज जो है
उसको हम कैसे अपनी तरफ ले आए। संकल्प पत्र में 5 कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, इनके लिए नाम लेकर के कहा गया है 5-5 लाख रुपया देंगे कि आप अपना उद्योग बनाओ। तो उन जातियों को भरोसा जीतने की कोशिश, जैसे SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट था, वैसे ही EBC प्रिवेंशन एक्ट बनाएंगे। तो इन चीजों से ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन मैथमेटिकली कुछ चीजें प्लस कर रहा है, एनडीए की तरफ माइनस होती दिख रही है। ऐसे में अगर ये कैलकुलेशन गया तो एज हमेशा महागठबंधन के पास रहेगा। एक सवाल है मेरा, चूँकि आप बिहार से लौट के आए हैं, जब बाकी लोग बिहार से लौट के आ रहे हैं, खासकर जो पत्रकार हैं, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि एनडीए को एज है। आप क्या अलग देख रहे हैं उनसे, या वो क्या देखने में गलती कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि एनडीए को एज है और आप महागठबंधन को देख रहे हैं? मैंने अभी पिछले सवाल के आखिर में जो जवाब दिया, इसको लोग नहीं देख पा रहे हैं। अभी एनडीए के पास निश्चित रूप से आप देखिए, मैं इसको ऐड ऑन भी करता हूँ। लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जो हैं वो बहुत अच्छा चुनाव कर रहे हैं और नीतीश को लेकर कोई नाराज़गी नहीं है, और ये लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो है विपक्ष को लेकर है, नीतीश को लेकर नहीं, क्योंकि राजद अपने पिछले चुनाव में प्लस पे थी, मतलब वो सबसे हाईएस्ट पीक चुन चुकी है, अब वो नीचे ही आएगी। नीतीश वापसी कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन से लोग ये बात कर रहे हैं, आप उसमें क्या लग? मतलब पता नहीं, इसका आधार मुझे नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार किस बेस पर वापसी कर रहे हैं? मतलब अगर वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में होते या उनका चेहरा होता, और नीतीश के अपने वोटरों को भी अगर ये समझ में आता है कि यार ये फिर बनेंगे 5 साल के लिए। आपको याद होगा 2020 में नीतीश कुमार जब प्रचार करना शुरू किए तो कहे कि मेरा आखिरी चुनाव है, पता नहीं लोग भूल गए होंगे बिहार के, वो कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव, एक बार मौका दे दो। और उस समय तेजस्वी ने कहा कि थक गए हैं। उसके बाद अब 2025 में फिर आए हैं। तो नीतीश कुमार के वोटर तो ये देख रहे हैं ना। बीजेपी वाले 20 में कह रहे थे कि नीतीश जी ही हैं, वही रहेंगे। अमित शाह से पत्रकार ने पूछा कि अगर मान लीजिए बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई तो कहे नीतीश जी बनेंगे। इस बार किसी ने एक लाइन बोला, मोदी जी कैंपेन जब 20 में कर रहे थे तो नीतीश जी का हाथ उठा देते थे, ये हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बार तो नाम ही नहीं ले रहे, कह रहे हैं चेहरा है, चेहरा बदल जाएगा। एक बात, इस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी के पास ये उनका वोटर भी समझ रहा है कि ये बनाएंगे नहीं मुख्यमंत्री। एक चीज़ है जो उनके यहाँ निगेटिव जा रही है। चिराग पासवान को जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने बीजेपी ने खड़ा किया है, उससे 2020 का जख्म फिर से कुरेद दिया है जेडीयू के कोर वोटरों का। वो विजय चौधरी और ललन सिंह और ये संजय झा वाला वोटर नहीं, वो ईबीसी वोटर जो नीतीश कुमार का अपना वोटर था, उसके भीतर तो एक सुगबुगाहट पैदा हो गई है कि ये तो पूरी पार्टी रिमोट कंट्रोल से चल रही है, ये अंदर खाने चल रहा है। नीतीश कुमार बेहतर करेंगे, उनके पास अपना वोट बैंक है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उनके भीतर एक विभाजन दिख रहा है मुझे उनके वोटरों में। दूसरी बात कि एनडीए को एज है, तो भाई जब मीडिया ही उनके साथ खड़ी है, मीडिया ने मोकामा पर वो कवरेज क्यों नहीं किया जो जंगल राज का जवाब था? मैं एक फैक्ट बताऊं, मुझे एक जगह हालांकि मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि बिहार तक ने लगातार उस पर इसलिए आपने हमें बुलाया और हम बैठ के बात कर रहे हैं, आप अलग हैं इसलिए। मतलब मैं जब मीडिया कर रहा हूं तो उन लोगों को कह रहा हूं जो घोड़े पर सवार होकर गए हैं वहां पत्रकारिता करने, या बहुत तरह के लोग हैं। मैं ये चाहता हूं कि उन आंकड़ों पर भी बात हो जो बिहार में मुझे मिले। मेरे पास ये शोध नहीं था, बिहार जब गया तो मुझे वहां पता चला कि 65,000 हत्याएं पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के सरकार में हुई हैं। उसके बाद उन्होंने एक जगह से मुझे एक आंकड़ा मिला कि 15 साल के लालू प्रसाद के शासन में, लालू राबड़ी शासन में 35,000 अपहरण हुए थे। तो फिल्म बनी थी अपहरण, गंगा जल। उसके बाद क्या हुआ कि 20 साल में उन्होंने कहा कि 1 लाख प्लस अपहरण हुए हैं, यानी अपहरण कम नहीं हुआ, बढ़ गया। लेकिन चूंकि नीतीश जी बीजेपी के साथ हैं तो सुशासन बाबू हैं। ये चीजें वहां के ग्राउंड में हैं, किसी तरह का अपराध कम नहीं हुआ। मोकामा की घटना ना सामान्य घटना नहीं। मैं बस एक चीज कह दूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भले आप कुछ भी लिखवा लो, वहां लोगों ने जो देखा है ना कि ये मैसेज दिया गया कि वो एक जगह अखबार में छपा था कि हड्डी इतनी टूटी कि चूरा बन गई, गिनने लायक नहीं है। वो ये है कि तुम अगर बोले, और वो मैसेज किसको किसको है उसको ललन सिंह ने बाद में और क्लियर कर दिया है कि घर से निकलने मत देना। तो बिहार के लोग इन चीज़ों को लेकर बड़ा सजग हैं कि चुनाव के बीच में अगर हत्या हो रही है तो मुझे लग रहा है कि जंगल राज वाला जो नैरेटिव है वो उतना फिट नहीं बैठ रहा है। तेजस्वी ने अपने इमेज से, अपने विजन से और अपने तेजस्वी प्रण से उस इमेज को मतलब हाशिए पर ढकेलने के लिए एक पॉलिटिकल गेन तो हासिल कर लिया है।
इसके जवाब में जो बीजेपी कह रही है, मैं ललन सिंह का सवाल भी उस पे लूँगा आपसे, लेकिन उससे पहले इसके जवाब में जो बीजेपी कह रही है कि सूरजभान, ललन सिंह ने ही कहा एक इंटरव्यू में कि सूरजभान तो कोई, मतलब मैं शब्दशः बात नहीं कह रहा, उनका कहना कहता है कि सूरजभान भी तो कोई दूध के धुले हैं नहीं, दानापुर में आपने जिनको टिकट दिया है तो वो भी कोई दूध के धुले हैं नहीं, तो सिर्फ अनंत सिंह ही क्यों? क्या ये काम करता नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से, मतलब सवाल ये है कि अच्छा गुंडा और बुरा गुंडा में कोई गुंडा चुनना है, क्या इस तरीके का नैरेटिव? मतलब मीडिया ने किसको अच्छा वाला बोला था? पार्टी विद डिफरेंस कौन है? बीजेपी है। सुशासन बाबू कौन है? नीतीश जी हैं। तो मीडिया और बीजेपी जिसको बेहतर करती है, वो लोग ये तुलना कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये तो हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव हो गया कि अपने धर्म की कोई कमी नहीं नजर आएगी, उनकी नजर आएगी। तो उनके जैसा आप तो नहीं बनना चाहते, आप तो अपने को श्रेष्ठ कहते हैं ना, तो आप दूसरे की गलती मत गिनाओ। आप ये आर्गुमेंट बिल्कुल सही है कि दानापुर से प्रत्याशी जो हो, आप उसके बाद फिर जो है सूरजभान सिंह कह सकते हैं आप, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सुशासन बाबू अगर अनंत सिंह को देंगे, उनका कितने घंटे बाद गिरफ्तारी हो रही है, पंखा लेकर के पुलिस वाला जा रहा है, तो आपकी इमेज तो ध्वस्त हो गई ना। आप तो कम से कम क्लेम मत करिए, दूसरे को तो आप जंगल राज कह ही रहे हो। ओबामा कह के ये हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो गया, उसने कहा कि ओबामा, फिर कहा ओसामा बिन लादेन। ये हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ, अब सोचिए कि बीजेपी ने क्या क्या उतार दिया है, 3 बंदर क्या क्या वो बोल रहे हैं, और वहीं जाकर के कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि ओसामा को हराना है, इसको हराना है। कितना मुकदमा, कितना उसके पास क्या है, और मरे हुए आदमी का डर दिखा रहे हो। लालू प्रसाद का 35 साल पुराना जंगलराज का नैरेटिव पर वोट मांग रहे हो। इससे लगता है कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई हार चुके हो। और टिकट वितरण में जो सामने हत्या हुई है, ये इसका, और केवल यही हत्या नहीं हुई, उसी सीवान में एक एएसआई की गला रेत कर हत्या हुई, चुनाव के भी मैं वहीं था। और 2 कुशवाहा परिवार, एक कुशवाहा परिवार के 2 लोगों की हत्या दिन दहाड़े हुई। गोपाल खेमका की हत्या पटना में, 4 महीने पहले उसके भाई की हत्या। इतनी चीजें उसी बिहार की हैं, वो आपकी इमेज को ध्वस्त करें। आप कोई सुशासन बाबू नहीं हो, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, तो आप तुलना कर रहे हो उनसे जाकर के, तो आप अपनी छवि को देखने के लिए उनके पास जवाब नहीं है। बिहार के लोग समझते हैं ये। एक सवाल ये है, जो बात आपने जिक्र की कि ललन सिंह ने कहा कि रोक देना है, इसकी ललन सिंह उसके जवाब में कह रहे हैं कि ये मेरा वीडियो नहीं है, और उस पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन तेजस्वी रैलियों से ये कह रहे हैं कि साफ साफ वो कह रहे हैं कि दलित और अति पिछड़े, मैं इसको और क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ कि उसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि पिछड़े, अल्पसंख्यक या मुसलमानों को रोक दिया जाएगा, वो सिर्फ 2 नाम ले रहे हैं, दलित और अति पिछड़े। क्या बिहार का चुनाव तेजस्वी अगड़ा बनाम पिछड़ा बना रहे हैं? अगर ऐसा बनाना होता तो नौकरी, पढ़ाई, कमाई, दवाई, ये सब को तेजस्वी अपना मुद्दा नहीं बनाते। तेजस्वी इस बार तो, पिछली बार भी उन्होंने कहा था सामाजिक न्याय के साथ हम आर्थिक न्याय करेंगे, और इन चीज़ों को और बेहतर बना रहे हैं। वो अगला पिछड़ा बिल्कुल उनके उस चीज़ में नहीं है। हाँ, इस अर्थ में अगर आप कहेंगे कि अति पिछड़ा संकल्प पत्र ले आए, उनको कह रहे हैं कि अति पिछड़ा और दलित लोगों के ऊपर एक भी अत्याचार होगा तो तेजस्वी निपटेगा, कोई हमारे परिवार का भी कोई गलत करेगा तो वो, ये यकीन दिलाना है कि बीजेपी जो नैरेटिव चलाती है कि जंगल राज आ जाएगा तो अति पिछड़े के ऊपर जुल्म होगा, दलित के ऊपर जुल्म होगा, ऐसा दो जवाब उनके पास है। पहला जवाब ये कि ऐसा कोई जुल्म का रुकना आंकड़ों में नहीं है। अगर यूपी दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 है तो बिहार नंबर 2 है। सुशासन बाबू के राज में बिहार नंबर 2 है। तो दलितों और अति पिछड़ों पर अत्याचार बीजेपी के राज में ज्यादा बढ़ रहा है, और ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जाति की बाइनरी को तोड़ रहे हैं। MY का टैग जो लगाया गया था उसको तोड़ करके वो एक तरफ माई बहन योजना, माई बाप योजना, और दूसरे इन जातियों में आत्मविश्वास देने का काम कर रहे हैं कि हम आपके लिए खड़े रहेंगे। बीजेपी के पास शायद इसका जवाब उस तरह से नहीं है। एक और बात बता दें, अनंत सिंह वाली बात है, ललन सिंह वाली, कि ललन सिंह कह रहे हैं वो हमारी वीडियो नहीं है। अब वो वाली वीडियो उनकी है कि नहीं जिसमें 70-80 गाड़ियां काफिले से जा रही हैं। और मैं कल पत्रकार को देख रहा था, उसने वो नियम पढ़ के बताया कि कैंडिडेट के साथ 3 गाड़ियां जा सकती हैं। पता नहीं वो कैंडिडेट तो है नहीं, तो जो स्टार प्रचारक होगा उसके पास इतनी गाड़ियां जा रही हैं। तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि बिहार में अगर आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे ना, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत देने से वोट नहीं मिलता। बिहार की नसों में जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। नाई समाज के थे, मुख्यमंत्री बने, गाली खाए थे। बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने, गाली खाए कि शुद्ध बन गया मुख्यमंत्री, गंगा में आग लग गई। जगदेव प्रसाद कुशवाहा थे, मार दिए गए। बिहार की नसों में सामाजिक न्याय है, इसीलिए लालू ने रथ रोका था, और तेजस्वी इसीलिए बिना डरे लड़ रहे हैं। मेरा मानना यह कि अगड़ा बनाम पिछड़ा
उस तरह से इस चुनाव में नहीं है, लेकिन उन तमाम जातियों को एक आत्मविश्वास देने की कोशिश महागठबंधन कर रहा है कि अगर आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, तेजस्वी के साथ खड़े हैं तो एक नया बिहार बनेगा जिसमें किसी भी कमजोर के साथ कोई गलत नहीं करेगा। शायद नैरेटिव महागठबंधन का यहाँ है। बहुत सारे सवाल हैं, समय की बात है, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। चूँकि उत्तर प्रदेश की राजनीति है, अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं, ना तो उनका कोई प्रत्याशी है, ना तो वो गठबंधन में कोई सही, मतलब कांग्रेस भी उतना प्रचार नहीं कर रही है, राहुल की भी उतनी रैलियाँ नहीं है, प्रियंका की भी उतनी रैलियाँ नहीं हैं। तेजस्वी के बाद अगर कोई महागठबंधन में प्रचार करता नजर आ रहा है अखिलेश यादव, एक दिन में तीन, हाँ मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव खुद 2-3 रैली कर रहे हैं। सीमांचल में इकरा हसन समेत तमाम मुस्लिम चेहरों को उन्होंने उतार रखा है। अपने साथ जहाँ जा रहे हैं, किसी दिन अवधेश प्रसाद को ले जा रहे हैं, किसी दिन रमाशंकर राजभर को ले जा रहे हैं, खेसारी के लिए वोट मांगना। ऐसा क्या हो गया है कि अखिलेश यादव एकदम जी जान से लग गए, जैसे लग रहा है कि उन्हीं का चुनाव? एक ज़माने में समाजवादी परिवार एकजुट हुआ था। 120 सीटों की बात तो नहीं? अखिलेश यादव जब से यूपी में बीजेपी को रोके हैं, एनडीए कुनबे को सबसे बड़ी हार पिछले चुनाव में अगर किसी ने दी और 400 सीटों वाले अहंकार को तोड़ा, संविधान बदलने वाले दम्भ को तोड़ा, तो उसका नाम है अखिलेश यादव और उनके पीडीए ने तोड़ा। तो इमेज किसी नेता की बनती है, इलेक्शन से बनती है। तो आज देश में, और एसआईआर का जब वो हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, बैरिकेटिंग, कूदना और तमाम तरह से एकदम एग्रेसिवली जब वो मांग रहे थे, हाफी डेविड, चुनाव आयोग मांग रहा था कि हलफनामा देना होगा वरना देश से माफ़ी मांगनी होगी, तो 18,000 हलफनामा लेके संसद में खड़े हो गए। तो आप देखेंगे कि विपक्ष का एक ऐसा नेता, जैसे राहुल गांधी भी वो काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव उस तरह से अपनी इमेज को एक नई जगह पर देख रहे हैं, देश उनसे उम्मीद कर रहा है। बिहार में इनका अलायंस है। एक ज़माने में नेताजी भले ही वहाँ चुनाव लड़ते रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले घोषित कर दिया कि हमारी पार्टी वहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी, तेजस्वी को मदद करेगी। तो मदद, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम अपने सरकार बनाने में भी उनकी मदद करेंगे और जब बना लेंगे तो चलाने में भी उनकी मदद करेंगे। डायल 100 कैसे बनाना है, एक्सप्रेस वे जोड़ेंगे, जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है, फिर पूर्वांचल वाले से बिहार पटना को जोड़ेंगे। मैं इसे, बाकी लोग इसे किसी भी रूप में देखें, मैं इसे देख रहा हूं कि इस देश की एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशल जस्टिस वाली पॉलिटिक्स की एका बन रही है। राहुल गांधी पिछड़ा, अति पिछड़ा, जाति जनगणना, इस पर बात कर रहे हैं, वो कांग्रेसी उनके साथ नहीं खड़े होते कई बार, लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं। फिर अखिलेश यादव, फिर तेजस्वी, ये मुद्दे की एका है, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की एका है और उन्होंने अपने पूरे दल बल को उतार दिया है। बिहार अगर बीजेपी जीत गई तो फिर यूपी के लिए और उसका मनोबल बढ़ जाएगा। उसके मनोबल को तोड़ने के लिए बिहार में उसे हराना जरूरी है। तो ये किसी भी नेता के लिए होता है। और आखिरी बात कि कांग्रेस भी रैली कर रही है और वो लोग कहाँ हैं, हेलीकॉप्टर तो यही 2-3 लोगों का उड़ रहा है। और बिहार में फ्लैश लाइट जला करके मोदी जी जो कहे थे कि यहाँ रोशनी है तो लालटेन की जरूरत क्यों है, तो अखिलेश यादव ने उसको जवाब दिया कि एक चप्पू और गप्पू की पूरी जोड़ी चल रही है, उसमें इनको पता ही नहीं कि लालटेन में भी एलईडी बल्ब लग जाता है। तो ये एक नए प्रयोग, अखिलेश यादव ह्यूमर और विट के नेता हैं और वो अपने उस कॉन्फिडेंस से, अपने अनुभव से उस सोशलिस्ट फैमिली को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आगे आने वाले देश की राजनीति पर असर दिखेगा। तो अखिलेश यादव बड़ी राजनीति कर रहे हैं, मैं इस रूप में देख रहा हूँ। चलिए अब आखिरी दौर में चलते हैं, चूंकि अभी आपने कहा कि सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि रही है, नसों में बिहार में सामाजिक न्याय है। राहुल गांधी का इस पूरी चर्चा में कम जिक्र हुआ। भारतीय राजनीति में बहुत कम नेता हुए जो डी कास्ट हुए। राहुल गांधी तमाम नैरेटिव के बावजूद जो उनके खिलाफ बनाए गए, लोग कह रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डी कास्ट भी हुए और दलित समाज में राहुल गांधी की एक अच्छी खासी पैठ बनी है। दलित वोटरों में डिवीजन होता रहा बिहार में। बीते चुनाव में भी अगर आप देखें, आधा नेता तो एनडीए के ही साथ रहे। इस बार दलित वोट बैंक में चूंकि माले भी साथ है, उस फैक्टर को कम नहीं आंका जा सकता और दलितों में उनकी भी एक अलग पहचान है। जहां वो चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं और जहां लड़ रहे हैं वहां तो है। शाहबाद के रीजन की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी का असर आपको कितना दिख रहा है, खासकर दलित वोटों में? बिल्कुल ठीक बात है। डी कास्ट होने की बात जहाँ है वो तो इस देश की ज़रूरत थी। मतलब मैं अपने इतिहास को देखूं तो 3,000 साल में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे विचारक हुए हैं और बाद के दिनों में देखें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने आप में एक बड़े उदाहरण हैं, जो उन जातियों से नहीं आने के बाद भी उनकी बात किया करते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह इतने बड़े उदाहरण हैं कि मंडल लागू करने के लिए क्या क्या नहीं उन्होंने झेला, सहा।
मैं तो आजमगढ़ से हूँ और राहुल सांकृत्यायन वहाँ एक बड़े फिलोसफर हुए। वो ऐसा लिखे हुए हैं कि तुम्हारी 6 जैसे उनकी किताब है, उसको आप पढ़ने तो लगेगा ही नहीं कि ये महापंडित थे। तो डी कास्ट होने वाले लोगों ने इस देश का बड़ा भला किया है, ऐसे लोग के बाहें खोल करके स्वागत करना चाहिए। हम इसीलिए राहुल गांधी की कुछ बातों की बहुत तारीफ करते हैं, हालांकि कांग्रेस वाले उतने नहीं करते जितना हम लोग करते हैं, कि ये कम से कम ईमानदारी से बोल तो रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इस चीज़ की हम तारीफ करते हुए राहुल गांधी एक मैसेज देने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। और आप कल्पना करिए कि उन्होंने मुकेश सहनी को चुना कि तालाब में उनके साथ नहाएंगे, तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति उसे जीना चाह रहा है, वो अति पिछड़े समाज और जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी की बड़ी भूमिका होगी। दलित वोट बंटेगा कि नहीं बंटेगा, अति पिछड़ा बंटेगा कि नहीं बंटेगा, मुझे लग रहा है कि दलितों के बड़े चेहरे के रूप में जीतन राम मांझी वहाँ हैं, लेकिन दलित इतना तो समझ गया है कि यार उसकी लीडरशिप कहाँ बेहतर है, कौन बार्गेन कर सकता है, कौन लड़ सकता है। किसी अति पिछड़े या दलित को किसी भी रूप में कमजोर समझना कि उसका पॉलिटिकल सेंस कहाँ जाएगा, कि वो किसी सिंबल को देख करके भटक जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो माले ने कई ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जिनके पास घर नहीं है, कई जगह बैंक अकाउंट में आप देखेंगे। मैं एक जगह गया, मैं आपको किस्सा बता दूं, तो माले के हर प्रत्याशी ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया जो जीते हुए थे। हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड है, उसमें संपत्ति का ब्यौरा है और जितना काम उन्होंने किया उसका ब्यौरा है। माले एक ऐसा कैडर वाली पार्टी है जो कैडर से लड़ती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लीडर बनाती है और लीडर के ऊपर अपने ऑर्गेनाइजेशन से एक दबाव रखती है, और उसका स्ट्राइक रेट बिहार के चुनाव में सबसे बेहतर था। और मुझे उम्मीद है कि माले अगर 20 सीटों पर लड़ रही है तो अगर 15 से 18 सीटें जीत जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत दूसरे ढंग से लड़ते हैं, क्योंकि वो 5 साल लड़ रहे होते हैं। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि ये बड़े बड़े फैक्टर हैं और दलित अति पिछड़ा वोट मेजॉरिटी में इस बार इसी महागठबंधन को मिलता दिख रहा है। चलिए ठीक है, एक 30 सेकंड में एक छोटी सी टिप्पणी इस पे भी कर दीजिए, क्योंकि भविष्यवाणी आजकल खूब होती है। लोग कह रहे हैं 91 सीटों पर तो आरजेडी और जेडीयू फाइट कर रही है, चाचा और भतीजा के दिल अंदर खाने मिले हुए हैं। 18 सीट आप माले को कह ही रहे हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी ले आएगी। अगर शिंदे वाला खेल हुआ तो नीतीश जी की अंतरात्मा आपको लगता है कि कभी भी जाग जाए और बिहार में कोई खेला हो जाए? नहीं, देखिए राजनीति है एक, तो इसमें कुछ भी ऐसा हो नहीं सकता कि ये नहीं ही होगा। जब एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से साजिश की गई तो साजिश को समझने लायक तो नीतीश कुमार अभी भी सजग हैं। मैं इशारे में ही यही बात कह रहा हूं। मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं होगा, महागठबंधन एज पर रहेगा और वो हो सकता है क्लियर मेजॉरिटी ले आए, बशर्ते कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब ना हो। ये मैं जोड़ रहा हूं, कांग्रेस अपनी सीटें पिछली बार से बेहतर ले आई तो देखिएगा कि इधर सरकार बनेगी। बाकी बिहार हर बार, एक जगह मैं सुन रहा था कि जैसे ही किसी को लगता है कि उन्हें बिहार समझ में आ गया है, वैसे ही बिहार कोई और रुख दिखा देता है। तो जैसे ही लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार अब कुछ नहीं करेंगे, हो सकता है नीतीश कुमार कुछ और रंग दिखा दे। तो बहुत सारी गुंजाइश बची हुई है। देखते हैं 14 नवंबर को बिहार किसे चौंकाता है, किस गठबंधन को चौंकाता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे मंच पर आए और तमाम सवालों के जवाब दिए। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।